बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर के बारे में ये लेक्चर है। इससे पहले जो हमने फर्स्ट डेटा स्ट्रक्चर कवर किया है दैट वाज एरे। और एरे में हमने जैसे डिस्कस किया था कि एरे एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, और उसमें मैंने आपको क्लियरली बताया था कि लीनियर का मतलब ये होता है कि आप ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जिसको अगर आप पेपर के ऊपर ड्रॉ करना चाहें तो आप एक लाइन में उसको ड्रॉ कर सकें हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली। तो एरे वॉज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, और उसमें हमने मुख्तलिफ डायमेंशन उसकी डिस्कस की थी। वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन, और मैंने बताया था कि अप टिल 7 से 9 डायमेंशन तक आप एरे जो है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा हमने एरे की रिप्रेजेंटेशन देखी थी मेमोरी में किस तरह से होती है, और हमने डेटा स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिस्कस किया था कि 3 मेजर ऑपरेशन हैं जो कि हम हर डेटा स्ट्रक्चर पे पढ़ेंगे, और हम उसमें 2 हवाले से उस पर बात करेंगे। एक तो ये कि वो ऑपरेशन किस तरीके से परफॉर्म होगा, उसके कितने केसेस होंगे, कितनी कंडीशन होंगी, एंड सेकेंडली उन केसेस या कंडीशन में उनकी क्या टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी, जिसको हमने बिग ओ एन या जिसको हम कम्प्लेक्सिटी कैटेगरी कह रहे थे। तो हमने जो 3 मेजर ऑपरेशन डिस्कस किए थे उसमें इंसर्शन था, डिलीशन था और ट्रावर्सल था। तो हमने ये भी पढ़ा था कि 2 टाइप्स ऑफ जो हैं वो डेटा स्ट्रक्चर हैं। एक को लीनियर कहते हैं और दूसरे ग्रुप को हम नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि देयर आर 2 डेटा स्ट्रक्चर दैट कैन बी कॉल्ड लीनियर। एक जो है वो एरे है जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं, एंड सेकेंडली हम आज जिस डेटा स्ट्रक्चर को कवर करने जा रहे हैं एज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दैट इज़ कॉल्ड द लिंक लिस्ट। तो इसको देखते हैं कि ये किस तरीके से हम इसको मैनुअली खुद कैसे रिप्रेजेंट करते हैं पेपर के ऊपर, और हम किस तरीके से कंप्यूटर में जो है वो इसकी रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे। सो एरे को अगेन एक बिल्कुल ब्रीफ ओवरव्यू के साथ देख लेते हैं ताकि हम इसको अटैच कर सकें इस चीज़ के साथ कि वाई देयर वॉज अ नीड ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अनदर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर नेम्ड एज लिंक लिस्ट। सो एरे को जैसे हमने देखा था कि इट इज़ अ सीक्वेंस कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, जिस तरह कि मैंने बताया था कि मेमोरी में, या देखें अब हम इसको अगर खुद भी ड्रॉ कर रहे हैं तो हम ये एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हमने इसको वर्टिकली यूं शो किया है कि ये 100 लोकेशन का स्ट्रक्चर है। तो हमने लीनियरली इसको जो है इस तरह से 1 2 3 4 इसकी लोकेशन अप टिल 100 शो की हैं। चाहे हम इसको यूं वर्टिकली बना लें, या अगर मैं हॉरिजॉन्टली बनाना चाहूँ तो फिर ये इस तरीके से, यानी राइट साइड की लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा, या राइट से लेफ्ट की तरफ हम कर सकते हैं अगर हम हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करना चाहें तो। और सेकेंडली मेमोरी में भी जिस तरीके से आपको यूँ नज़र आ रहा है, तो हमने ये एरे के लेक्चर में डिस्कस किया था कि मेमोरी में भी ये कंसेक्टिव या सीक्वेंस कलेक्शंस को आप कह सकते हैं, या कंटिगस यानी इकट्ठे पड़े हुए जो बाइट्स होंगे उनमें जो है एरे स्टोर हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर ये 100 इंट नंबर्स हैं तो इसका मतलब है अगर एक इंट 4 बाइट लेता है तो 400 बाइट्स हमारे जिस जगह पे एम्प्टी होंगे वहाँ पे ये एरे जो है वो डिक्लेयर हो सकता है। 400 कंटिगस या इकट्ठे पड़े हुए जो बाइट्स होंगे, इनके इस एरे के डेटा में कोई दूसरा डेटा जो है वो दरमियान में नहीं आ सकता। और फिर हमने ये भी कहा था कि एरे एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम सेम डेटा टाइप का डेटा जो है वो दे सकते हैं, यानी इंट है तो सिर्फ इंट डेटा दे सकते हैं, फ्लोट है तो फ्लोट दे सकते हैं। ये हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था। ऑल्दो सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एक्सेप्ट एरेज इन विच एलिमेंट्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप, यानी जिसमें डेटा डिफरेंट टाइप्स का भी हो सकता है। वो कौन से एरेज होंगे, ये मैंने एरे के लेक्चर में आपको बताया था कि जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में चले जाते हैं और हम ये कहते हैं कि हमने जो है एक स्ट्रक्चर या एक क्लास डिक्लेयर करनी है, तो फिर अगर हम उस स्ट्रक्चर या क्लास का कोई एरे बनाएं तो इसका मतलब है हम ये कह सकते हैं कि उस एरे में जो है वो डिफरेंट डेटा टाइप्स के एलिमेंट्स हैं, क्योंकि आपको पता है कि स्ट्रक्चर या क्लास में हम डिफरेंट डेटा टाइप्स को इकट्ठा करते हैं। जैसे मैंने पिछले एरे के लेक्चर में और इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर में भी बताया था कि जिस तरह से आपने अगर स्टूडेंट का स्ट्रक्चर बनाना है तो उसमें नेम है या वो करेक्टर एरे होगा, उसकी जो परसेंटेज है वो फ्लोट हो जाएगी, उसके जो टोटल मार्क्स है वो इंट हो जाएंगे। तो मुख्तलिफ डेटा टाइप को हम इकट्ठा करके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो फिर जब हम उस स्ट्रक्चर या उस क्लास का एरे बनाते हैं तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसा एरे है जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, so we can refer to the elements in the array as the first element, the second element and so forth until we get to the last element। ठीक है, ये कंसेक्टिवली जो है वो इस तरह से पड़े हुए हैं।
फिर हमने चूंकि हम जावा में इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं अपने डेटा स्ट्रक्चर की, तो हमने जावा में ये सिंटेक्स देखा था कि आप किस तरीके से जो है वो एरे को डिक्लेयर करेंगे और फिर किस तरीके से उसको क्रिएट करेंगे। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है इंट, ये इंट एरे टेस्ट हमने डिक्लेयर किया और फिर हमने इसको क्रिएट किया है। नाउ हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर हम सी और सी प्लस प्लस के हवाले से देखें तो सिर्फ आपका इंट टेस्ट और आगे ब्रैकेट्स आप लगा दें तो आपका एरे जो है वो क्रिएट हो जाता है। ठीक है, अगर आपने ब्रैकेट में साइज दे देना है, जो भी आपका साइज है, तो आपका एरे क्रिएट हो जाता है, कंपाइल टाइम पे मेमोरी उसको मिल जाती है। लेकिन जावा में हमने ये पढ़ा है कि जावा चूंकि एक प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, तो इसमें हम जो भी एरे बनाएंगे वो एक्चुअली एक ऑब्जेक्ट होगा एरे क्लास का, जो कि ऑलरेडी जावा में डिफाइन है। तो अगर वो ऑब्जेक्ट होगा तो हमने ये भी डिस्कस किया था कि जावा में आप किसी भी क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो आप न्यू के बगैर नहीं बना सकते। इसका मतलब है कि जावा में भी जब हम एरे भी क्रिएट करेंगे तो हमें न्यू के साथ करना पड़ेगा। तो हम पहले उसको डिक्लेयर करेंगे, जैसे ये ऊपर वाली लाइन में यहाँ पे डिक्लेयर हुआ है, और फिर हम उसको क्रिएट करेंगे न्यू के साथ। ठीक है, ये दो लाइन में। तो फिर हम इधर साइज देंगे कि हमें कितनी लोकेशन का एरे जो है वो चाहिए। अगर हमने सिर्फ डिक्लेरेशन कर दी जैसे ये लिखा हुआ है, तो फिर एरे जो है वो कंपाइल टाइम पे उसको मेमोरी नहीं मिलेगी, वो क्रिएट नहीं होगा, सिर्फ डिक्लेयर होगा। यानी कि कंपाइलर को पता होगा कि टेस्ट के नाम से एक वेरिएबल है जो कि एक एरे जो है वो होल्ड करेगा, लेकिन क्रिएट नहीं होगा जब तक हम उसको न्यू के साथ क्रिएट नहीं करेंगे। जबकि ऐसा सी और सी प्लस प्लस में नहीं है। आप सिर्फ ये जब डिक्लेरेशन वाली स्टेटमेंट लिखते हैं तो आपका एरे कंपाइल टाइम पे क्रिएट भी हो जाता है। तो रीज़न मैंने बता दी कि क्यों जो है वो न्यू का लिखना ज़रूरी है। और ये आपको दो लाइन्स में जो है वो नज़र आ रहा है, यानी कि ऊपर आपने डिक्लेयर किया और फिर क्रिएट किया है। अगर आप इसको एक ही लाइन में लिखना चाहें तो आप इसके आगे यहाँ पे सेमी कॉलन है या इज इक्वल टू लगाएंगे और आगे लिख देंगे न्यू इंट और साइज जो भी आप देना चाहो। आप एक लाइन में डिक्लेरेशन भी कर सकते हैं और एलोकेशन भी कर सकते हैं, और आप दो लाइन में करना चाहें तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। सिमिलरली ये ब्रैकेट जो यहाँ पे लगे हुए हैं ये आप इसके आगे भी लगा सकते हैं। यही सिंटेक्स आपका सी और सी प्लस प्लस में भी फॉलो होता है। ठीक है, सिंटेक्स सेम है। अच्छा, तो जब हमने 5 लोकेशन का एरे क्रिएट किया तो इसका मतलब है ये इस तरीके से आपके फाइव लोकेशन जो है वो आपको नज़र आ रहा है। कंटिगस लोकेशन है, कलेक्टिव लोकेशन है, इकट्ठे पड़े हुए हैं, इसके दरमियान में कोई भी डेटा नहीं है। अगर मैं मोर स्पेसिफिक होना चाहूँ तो अगर ये इंट एरे है और अगर इसका साइज 5 है तो इसका मतलब मैं एज्यूम करूँ कि इंट को 4 बाइट्स चाहिए, तो 4 इंटू 5 यानी 20 बाइट्स जो है वो इकट्ठे यहाँ पे पड़े हुए हैं, जिसमें हर 4 बाइट पे एक इंट जो है वो आपका स्टोर होगा। ठीक होगी ये बात। फिर हम ये कहते हैं कि एरे की टर्मिनोलॉजी को और थोड़ा सा मज़ीद एलेबोरेट करके दोबारा रिवाइज करके देख लेते हैं ताकि फिर हमें लिंक लिस्ट को समझने में आसानी हो। तो एरे की टर्मिनोलॉजी अगेन अब ये देखें, जो मैंने आपको बताया कि आप एक ही लाइन में दो चीज़ें कर सकते हैं। आपने एरे डिक्लेयर भी कर दिया माई लिस्ट और आपने क्रिएट भी कर दिया 10 लोकेशन का। ठीक है, ये आपको एरे नज़र आ रहा है। माई लिस्ट 0 से लेके माई लिस्ट 9 तक है, क्योंकि आप एरे 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये 10 लोकेशन का आपका एरे जो है वो यहाँ पे डिक्लेयर भी हुआ था और क्रिएट भी हो गया था, और हम एज्यूम करते हैं कि हमने इसके अंदर कुछ वैल्यू जो है वो दे दी। तो ये जो वैल्यू है इसको हम एलिमेंट कहेंगे या एलिमेंट वैल्यू कहेंगे, और ये जो हमारा 4 5 6 चला आ रहा है इसको हम इंडेक्स कहेंगे। ठीक है, और इसके अलावा जो एरे का नाम है वो एरे का रेफरेंस वेरिएबल कहलाएगा, इसको हम एरे का रेफरेंस वेरिएबल कहेंगे। और इसके अलावा हम जो पहला यानी एरे का जो नाम है, जो पहली लोकेशन को जो है एक्सेस कर रहा है या पॉइंट कर रहा है, तो हम एरे के नाम को रेफरेंस भी कह सकते हैं, यानी एरे रेफरेंस वेरिएबल भी कह सकते हैं और रेफरेंस भी कह सकते हैं। और ये याद रखें कि जो एरे का नाम होता है माई लिस्ट जैसे है, इसके लिखने से हम ऑटोमेटिकली इसकी फर्स्ट लोकेशन पे जो है वो चले जाते हैं। और चूंकि एरे एक कंटिगस या कंडक्टिव लोकेशन का स्ट्रक्चर है, तो इसलिए जो रेस्ट ऑफ द लोकेशन होती हैं वो कंपाइलर ऑटोमेटिकली डेटा टाइप के ऊपर बेस करके ऑटोमेटिकली उतने बाइट्स आगे चला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर डबल ने 8 बाइट्स लेने हैं और अगर पहला एलिमेंट जो है वो 2000 पे स्टोर है 5.6, तो ऑटोमेटिकली वो उसमें 8 बाइट्स ऐड करके 2008 पे जो है वो अगला माई लिस्ट 1 का एलिमेंट जो है वो रख देगा। तो इस तरीके से कंपाइलर ऑटोमेटिकली स्टार्टिंग एड्रेस की बेस के ऊपर तमाम एड्रेसेस कैलकुलेट करता है, इसलिए कि एरे जो है वो एक कंडक्टिव लोकेशन का, कंडक्टिव मेमोरी लोकेशन का या इकट्ठी पड़ी हुई मेमोरी लोकेशन का स्ट्रक्चर है।
अब हमने लेंथ ऑफ एरे भी हमने पीछे जब हम इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर का लेक्चर में थे तो हमने ये कहा था कि चूंकि अगेन एरे एक क्लास है और उसका जो भी हम एरे बनाते हैं वो एक ऑब्जेक्ट होता है, तो इसलिए जो एरे की क्लास है उसमें लेंथ एक ऑलरेडी डिफाइंड वेरिएबल है, और जब आप कोई एरे बनाते हैं और उसके साथ डॉट लेंथ लगा के उस जो जावा की बिल्ट इन क्लास एरे है उसके लेंथ वेरिएबल को एक्सेस करते हैं तो आपको जो है अपने एरे की लेंथ जो है वो मालूम हो जाती है। तो इसलिए जब हमने इस एरे की लेंथ फाइंड आउट करनी है तो हम लिखेंगे माई लिस्ट डॉट लेंथ। ये आपको नज़र आ रहा है माई लिस्ट डॉट लेंथ, तो ये आपको ऑटोमेटिकली क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, 10 रिटर्न करेगा। फिर हमने ये भी देखा था कि एरे के एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए अभी मैंने आपको बताया कि हम इसको इंडेक्स कहते हैं, जैसे इंडेक्स 5 है, इंडेक्स 6 है, इंडेक्स 7 है, तो इसको हम इंडेक्स भी कहते हैं और इसको हम सबस्क्रिप्ट भी कहते हैं। और नॉर्मली अगर हम ना बताएं तो बाय डिफ़ॉल्ट एरे का इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट होता है। फिर हमने जब 1 डायमेंशनल एरे डिस्कस किए थे तो साथ ही हमने 2 डायमेंशनल एरे को भी पिछले लेक्चर में इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर में देखा था, और उसमें हमने ये कहा था कि एरे जो है वो 1 डायमेंशनल भी हो सकते हैं और 2 डायमेंशनल भी हो सकते हैं, और अप टू 7 से 9 जैसे मैंने पहले बताया हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो 2 डायमेंशनल एरे को जो है वो उस तरह से 2 रोज और कॉलम के अंदर हम करते हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे 5 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं, और हर रो में जो है वो 4 एंट्रीज होंगी। तो जो पहली डायमेंशन होती है उसको हम रोज कहते हैं, जो सेकंड डायमेंशन होती है उसको हम कॉलम कहते हैं। तो इसलिए अगर हम इस एंट्री को बात करें तो ये सेकंड रो और थर्ड कॉलम की एंट्री है, जिसको हम एरे का नाम है स्कोर, और इंडेक्स 2 इंडेक्स 3, 2 इज फॉर द रो एंड 3 इज फॉर द कॉलम। और अगर हम इसका एक सिंपल सा प्रोग्राम देखें जो जावा के अंदर हमने लिखा है, एक कंप्लीट प्रोग्राम है जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें और देखने को मिलेंगी। फॉर एग्जांपल हमें सबसे पहले ये देखना है कि जावा चूंकि प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है तो हमने जो भी प्रोग्राम लिखना है वो हमने क्लास की फॉर्म में लिखना है। तो हमने यहाँ पे जो क्लास बनाई है उसका नाम हमने रखा है पास 2 डायमेंशनल एरे। हम कोई भी नाम रख सकते हैं, ये आपका यूज़र डिफाइंड है, इसीलिए ये ब्लू कलर में नहीं है बल्कि ब्लैक में है। जो ब्लैक में इसका मतलब ये है कि आप इसका नाम अपनी मर्जी से भी कोई रख सकते हैं। अब अगर क्लास लिखना ज़रूरी है, पब्लिक एक्सेस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप पब्लिक एक्सेस नहीं लिखते तो बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेस पैकेज होती है। तो पब्लिक एक्सेस इसलिए लिखते हैं कि आपका जो मेन है वो चूंकि एक आउटसाइड द इन्वायरमेंट चलता है, तो अगर उसकी क्लास पब्लिक होगी और वो खुद भी पब्लिक होगा तो ये आपको जब आप इसको कंपाइल करेंगे दैट मीन कि आप किसी आउटसाइड इन्वायरमेंट से एक्सेस करें, तो वो अगर पब्लिक होगा तो फिर आपकी ये क्लास एक्सेस हो जाएगी और उसके अंदर से आपका मेन जो है वो एक्सेस हो जाएगा। फिर हमने चूंकि यूज़र से इनपुट लेना है तो हमने स्कैनर क्लास एक ऑलरेडी बिल्ट इन जावा की क्लास है, उसका हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है इनपुट, और चूंकि ये ऑब्जेक्ट है तो इसलिए हमने न्यू के साथ इसको क्रिएट किया है और ये इसी स्कैनर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है और उसको हम क्या भेज रहे हैं सिस्टम डॉट इन। ये सिस्टम क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनेगा जिसमें हम ये बता रहे हैं कि हमें सिस्टम से जो है वो इनपुट लेना है। इसका मतलब है हमारा जो भी इनपुट आएगा वो हमारे इस इनपुट वेरिएबल में, जिसको आप कह सकते हैं इनपुट ऑब्जेक्ट में आएगा। और हमने ये पहले भी डिस्कस किया है कि जो भी इनपुट हम जावा से लेते हैं वो स्ट्रिंग की फॉर्म में होता है और जो भी आउटपुट होता है वो भी स्ट्रिंग में ही होता है। यानी जावा में आप इनपुट और आउटपुट दोनों स्ट्रिंग में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाते हैं। इसमें आपका होल्ड नहीं है कि आप C और C++ की तरह इन डेटा इनपुट करें या फ्लोट करें या करेक्टर करें या इस तरीके से। ये बात क्यों रखी गई है क्योंकि जावा जो है वो बेसिकली इंटरनेट के लिए जो है ये लैंग्वेज डेवलप की गई थी। तो चूंकि इंटरनेट मीन जैसे शुरू में जब इंटरनेट के लिए एप्लीकेशन बनाने का मौका आया जावा में, तो चूंकि सबसे पहली जो चीज़ लोगों को रिक्वायर्ड थी वो ये थी कि वेबसाइट्स होने चाहिए हमारे, ताकि लोग जो हैं वो हमारे बारे में जान सकें। मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन हो गए, स्कूल्स हो गए, मतलब मुख्तलिफ स्टोर्स हो गए या अदरवाइज जो हैं। तो जब कंप्यूटर आ गया था तो उन्होंने कहा कि अब हमारी वेबसाइट बननी चाहिए ताकि लोगों को हमारे बारे में इल्म हो सके। तो चूंकि उस वक्त जावा जो थी वो फर्स्ट ऐसी लैंग्वेज थी जिसको आपने जावास्क्रिप्ट का नाम सुना होगा। तो चूंकि ये सबसे जावा बेसिकली बनाई इस मकसद के लिए नहीं गई थी, लेकिन चूंकि जिस वक्त ये जावा बन रही थी उस वक्त जो है वो वर्ल्ड वाइड वेब WWW यानी नेट उस वक्त जो है बहुत ज़्यादा उस वक्त इंट्रोड्यूस हो रहा था। तो उसमें रिक्वायरमेंट ये थी कि
जैसे मैंने ये कहा कि वेबसाइट लोगों को सबसे पहले बनानी थी, या इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन लोगों को बनानी थी कि जो कि लोगों को एक्सेस हो सके, तो उसमें उनको जो लास्ट लैंग्वेज अवेलेबल थी वो C++ थी, जिसमें कि वो इंटरनेट की प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो C++ का कंपाइलर है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। यानी आपने जिस जिस ऑपरेटिंग सिस्टम और जिस प्रोसेसर के लिए C और C++ का कंपाइलर होता है, वो सिर्फ उसी प्रोसेसर पे या उसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे वो रन होता है। वो किसी और प्लेटफॉर्म पे जो है वो जाके वो प्रोग्राम रन नहीं होता। इसको मैं मज़ीद थोड़ा सा एलाबोरेट कर दूं। प्लेटफॉर्म का मतलब ये होता है कि आप हार्डवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोसेसर को देखते हैं और सॉफ्टवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑपरेटिंग सिस्टम को देखते हैं। तो हार्डवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर एग्जांपल मैं सपोज कर लूँ कि इंटेल का बनाया हुआ प्रोसेसर है, और ऑपरेटिंग सिस्टम के हवाले से मैं एज्यूम कर लूँ कि विंडोज़ चल रही है, कोई भी विंडोज़ का वर्जन चल रहा है। तो अगर जावा का C और C++ का कंपाइलर किसी ऐसी प्लेटफॉर्म के लिए बना है, तो वो किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे जिसमें शायद प्रोसेसर उस कंपनी का ना हो या ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ ना हो, कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम हो, तो वो प्रोग्राम जो है वो फिर उस प्लेटफॉर्म पे उस तरह से नहीं चलेगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये चीज़, चूंकि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी बड़ी ज़रूरी थी उस वक्त इंटरनेट की एप्लीकेशन के लिए, तो C++ जो लेटेस्ट लैंग्वेज अवेलेबल थी उसमें ये चीज़ नहीं हो सकती थी। तो उस ज़माने में जो जावा थी उसका नाम पहले ओक था, OAK। तो ये डेवलप हो रही थी, और ये जो है बेसिकली डेवलप हो रही थी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के अंदर। एक ऐसी चिप डिज़ाइन की जा रही थी जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ द डिवाइस, के वो रेफ्रिजरेटर है या टेलीविज़न है या कोई और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक ऐसी इंडिपेंडेंट चिप पे काम किया जा रहा था कि वो किसी भी उसमें लगा दी जाए इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में, तो वो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ के वो क्या क्या इक्विपमेंट है, उसमें वो इक्विपमेंट काम करना शुरू कर दे। यानी फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन, जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ। तो चूंकि उस वक्त ये ओक लैंग्वेज इस लिहाज से डेवलप हो रही थी, तो जब ये इंटरनेट की भी बात शुरू होगी, तो वो चूंकि एक तरह से प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी तो उधर इंट्रोड्यूस हो ही गई थी ओक लैंग्वेज में, तो फिर उसको उन्होंने उसका नाम जावा में बदल के, क्योंकि वो प्रोजेक्ट उनका कंप्लीट नहीं हो सका था इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का, तो फिर उन्होंने उसी ओक लैंग्वेज को जावा में कन्वर्ट किया था, उसका नाम जावा रखा था, और फिर उसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से बना दिया था कि इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन जो है वो इसके अंदर लिखी जा सके। और क्यों प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी है? क्योंकि अगर एक वेबसाइट किसी ने, प्रोग्रामर ने किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाई है, तो वो जितने भी अपने अपनी जगहों पे उसको खोल रहे हैं, तो उनके पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं कि हर एक के पास डिफरेंट प्रोसेसर है, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसलिए वो वेबसाइट जो है वो इक्वली हर एक यूज़र के पास या कस्टमर के पास जो है वो खुल सके। तो इस तरह से जावा के अंदर जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी इस तरह रखी गई है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल वो जो प्रोग्रामर है जिसने वेबसाइट बनाई है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो अगर जावा के प्रोग्राम को लिख के कंपाइल कर ले अपने सिस्टम पे, यानी उसका आप कह सकते हैं ऑब्जेक्ट कोड बना दे, तो जावा में ऑब्जेक्ट कोड को बाइट कोड का नाम दिया जाता है, BYTE। इसको बाइट कोड इसलिए कहते हैं क्योंकि एक एक करेक्टर आपका इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप देखें तो वेबसाइट्स में आपका ज़्यादातर जो है वो स्ट्रिंग डेटा होता है। तो इसीलिए ये सारी मेन रीज़न है कि आपका जावा के अंदर जो भी इनपुट है वो उन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग ही कर दिया, और हर आउटपुट भी स्ट्रिंग कर दिया, क्योंकि वेबसाइट्स के ऊपर जो ज़्यादातर आपका डेटा होता है वो स्ट्रिंग की फॉर्म में होता है। एक बात। एंड सेकेंडली, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी इसलिए कि आपकी वो जो वेबसाइट है वो हर कस्टमर या हर यूज़र के पास इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोसेसर या इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम वो उस तरह से इक्वली खुल सके, और जो भी उसके अंदर कोई यूज़र क्लिक करके इनपुट करना चाहे तो वो आपका स्ट्रिंग की फॉर्म में ही हो। तो ये सारे जो रीज़न थे वो थे जावा में स्ट्रिंग डेटा के इनपुट और आउटपुट में, या किस तरह से जो है वो जावा जो है वो वेब बेस्ड एप्लीकेशन के लिए वो यूज़ होना शुरू हुई। और फिर सेकेंडली, चूँकि ये C++ के बाद जावा आई थी, तो C++ में जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा है कि आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इंट्रोड्यूस उसमें हो गई थी, स्ट्रक्चर बनना शुरू हो गए थे, STRUCT एरे के बाद स्ट्रक्चर डेटा टाइप आ गई थी, और फिर क्लास भी उसमें इंट्रोड्यूस हो गई थी C++ में। तो चूंकि जावा जो है वो C++ के बाद आई थी, तो फिर उसको प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कर दिया गया कि इसमें आप कोई भी जो आपका छोटा से छोटा प्रोग्राम भी जो है, अगर आपने सिर्फ एक वेलकम भी प्रिंट करना है तो वो आप क्लास के बगैर नहीं कर सकेंगे। दूसरे लफ्ज़ों में, आप चाहें या ना चाहें आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में काम करेंगे, यानी आप क्लास मस्ट बनाएंगे। और ये किस लिए किया गया था? क्योंकि
जो रीयूसेबिलिटी का एक लफ्ज़ है, अगर आपने सुना हो तो रीयूसेबिलिटी का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप ये देखें कि मैंने अगर एक ये क्लास बना दी है और इसके अंदर मैंने एक मेथड डिफाइन कर दिया है सम। अब ये भी याद रखें कि सी प्लस प्लस और सी में हम फंक्शंस कहते हैं जबकि जावा में हम इनको मेथड्स कहते हैं। तो क्यों यहाँ पे ये मस्त कर दिया गया जावा में कि हर प्रोग्राम जो है वो क्लास में लिखा जाएगा, क्योंकि आप उस क्लास में जितने भी मेथड्स लिखेंगे, जब ये क्लास कंपाइल होगी या इसका ऑब्जेक्ट कोड बनेगा तो ये ऑटोमेटिकली एक लाइब्रेरी बन जाएगी और इसमें ये जो सम मेथड होगा ये एक क्या कहना चाहिए, लाइब्रेरी में अवेलेबल हो जाएगा और आप इस सम मेथड को इस क्लास के नाम के साथ किसी भी जगह पे और एक्सेस कर सकेंगे। यानी आपकी जो है ऑटोमेटिकली लाइब्रेरी बनती चली जाती है। रीयूसेबिलिटी आप इस तरह कर सकते कि आपने एक बड़ी एज्यूम करें कि आपने बड़े सोच सोच के कोई क्लास बनाई है, उसमें लेट सपोज 10 to 20 या 50 या 100 या जितने भी मेथड हैं जो कि आपने बड़ी उससे जो है मेहनत करके आपने बनाए हैं, तो आप उसको एज अ लाइब्रेरी जो है वो, ताकि आपकी सेव हो जाए क्लास, और फिर अगर आपको उसमें से किसी मेथड की ज़रूरत पड़े तो आप उस क्लास को ऊपर इंपोर्ट करके उसका वो मेथड उस क्लास को ऑब्जेक्ट बना के उसके साथ डॉट लगा के कॉल कर सकें। कहने का मकसद ये है कि अगर मुझे ये सम मेथड चाहिए होगा किसी जगह पे तो मैं अपने नए प्रोग्राम में लिखूंगी इंपोर्ट ये क्लास का नाम, और फिर मैं इस क्लास के नाम का ऑब्जेक्ट बनाऊंगी। जैसे यहाँ स्कैनर का बना हुआ है, फॉर एग्जांपल आप एज्यूम करें मैंने लिखा है पास 2 डायमेंशनल एरे और फिर मैंने इनपुट उसको ऑब्जेक्ट बना दी, यहाँ मैंने लिखा है न्यू और यहाँ फिर लिखा है पास 2 डायमेंशनल एरे, तो मेरे पास ये वेरिएबल बन जाएगा, ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा इस क्लास का। और फिर मैं इनपुट डॉट सम लगा के, जैसे यहाँ पे इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट लिखा हुआ है, मैं इनपुट डॉट सम लगा के इस सम मेथड को यूज़ कर लूँगी। तो ये तभी पॉसिबल है जब आपका हर प्रोग्राम जो है वो क्लास में हो, और जब आप उसको कंपाइल करें तो जब उसका बाइट कोड बनता है तो वो ऑटोमेटिकली एक लाइब्रेरी जो है वो बन जाती है। तो ये इसलिए किया गया था क्योंकि फॉर एग्जांपल जैसे उसमें था, अगर आप सी और जी प्लस प्लस में देखें तो वहाँ पे भी लाइब्रेरी अवेलेबल है, लेकिन बहुत लिमिटेड लाइब्रेरी है। आपको एक स्ट्रिंग की हेडर फाइल मिलती है, एक आईओ स्ट्रीम है, एक कोनियो है, कुछ लिमिटेड फाइल्स हैं जो कि आपको मिलती हैं। और इसीलिए अगर आप उसकी सी प्लस प्लस के या सी के कंपाइलर में जाके जो टी सी आर का फोल्डर है उसके अंदर अगर आप जाके इंक्लूड का फोल्डर देखें जो कि लाइब्रेरी को होल्ड करता है, तो आपको बहुत थोड़ी सी उसमें हेडर फाइल जो है वो मिलेंगी। तो इससे नुकसान ये होता था कि लोग बड़े बड़े प्रोग्राम लिख लेते थे और वो जो एक मतलब जनरल पर्पस के लिए जो प्रोग्राम होते थे, जनरल पर्पस से मेरा मुराद ये कि फॉर एग्जांपल एक फॉर्म किसी ने डिज़ाइन किया प्रोग्रामर ने जो कि डेटा इनपुट करता है, लेट्स सपोज किसी टेक्स्ट डिपार्टमेंट का है, तो वो अगर एक फॉर्म डिज़ाइन कर लिया है और वही फॉर्म मोर और लेस जो है वो कुछ चेंजेस के साथ किसी दूसरे एप्लीकेशन में भी चाहिए, तो अगर वो लाइब्रेरी नहीं थी तो वो तमाम का तमाम काम जो है वो दोबारा करना पड़ता था प्रोग्रामर्स को, तो जो कि वेस्टेज ऑफ टाइम होता था और वो जो असल मॉडिफिकेशन होती थी वो वहीं पे रह जाती थी और लोग उसी एक ऑलरेडी किए हुए को दोबारा हर एक जो है वो अपने वो कर रहा होता था। तो इसलिए कहा गया कि जो जनरल चीज़ें हैं उनकी लाइब्रेरी बना दी जाए ताकि उन लोग जो है उसकी क्लास का नाम लिख के उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करके डॉट लगा के उसके मेथड जो हैं, क्योंकि हमने पहले भी मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो आपकी सारी इंप्लीमेंटेशन होती है वो आप डिफरेंट मेथड डिफाइन करते हैं जिनके अंदर आप कोडिंग लिखते हैं। तो अगर आप यहाँ पे ये देखें तो आपकी जो असल इंप्लीमेंटेशन है वो सम मेथड के अंदर है जो कि सम कर रहा है। इस तरीके से अगर आप ये देखें नेक्स्ट इंट, ये कोई ऑलरेडी डिफाइंड मेथड है लाइब्रेरी में है जिससे कि ये इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है आपके स्ट्रिंग को। तो इस तरह से जो है वो मस्ट किया गया कि जावा में जो है वो हर प्रोग्राम आप क्लास में लिखेंगे और आपका हर जो क्लास के अंदर जितने मेथड्स होंगे वो सब जो हैं वो लाइब्रेरी उनकी बनेगी। ये और बात है कि अगर आपको वो नहीं चाहिए, बाद में आप समझते हैं आपने कोई इतना हाई फाई वो नहीं बनाया है, तो आप उसको बाद में जाके डिलीट कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल वो लाइब्रेरी जो है वो बनेगी। ठीक हो गई ये बात। तो ये इसलिए किया गया था, रीयूसेबिलिटी की चीज़ इसलिए जावा में इंट्रोड्यूस की गई थी या इसलिए लाइब्रेरी बनाने पे जोर दिया गया था कि टाइम सेव हो सके। क्योंकि अगर आप जनरल लाइफ में भी देखें तो चूँकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो टोटली रियल लाइफ के ऊपर बेस करती है कि आपकी इर्द गिर्द तमाम ऑब्जेक्ट्स हैं, एक क्लास के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। जैसे अगर मैं कार क्लास ले लूँ तो आपके पास बेशुमार कारें हैं, तो वो सारी कार जो हैं वो एक कार क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं और उन सब के जो हैं वो अपने अपने वेरिएबल्स हैं, उनके वेरिएबल्स अपने अपने फंक्शनैलिटी सबकी सेम है। अपने वेरिएबल का मतलब ये होता है कि जैसे हर एक के अपने टायर्स हैं, सीट्स हैं, गियर है, वटेवर, लेकिन सबकी फंक्शनैलिटी एक है, एक ही तरीके से सबके इंजन चलते हैं, ब्रेक्स लगती हैं, वाइपर चलते हैं, वटेवर।
तो इस तरीके से जो रियल लाइफ के जो है वो देखा गया कि ऑब्जेक्ट्स हैं और हर एक ही क्लास के आप मुख्तलिफ जो है वो ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। इसीलिए जब अगर आपने स्टूडेंट क्लास का स्ट्रक्चर बनाया या क्लास बनाई है तो आप जितने वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे वो सब हम क्या कहेंगे कि स्टूडेंट स्ट्रक्चर के या स्टूडेंट क्लास के वेरिएबल्स हैं या उसके क्या हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ये सारा कुछ जो है वो रियल लाइफ से लिया गया था। और रीयूसेबिलिटी इस तरह थी कि अगर फॉर एग्जांपल पहली कार बनी होती और पहली कार को बनाने वाले ने वो अपने जो है वो उसको जाने से पहले उसको वो ख़त्म कर देता, यानी कि उसका कोई वजूद ना होता, तो एक जो मॉडिफाइड कार थी वो फिर उसको बनाने के लिए पहले नए सिरे से पहली वाली जो है वो बनानी पड़ती है, तो वो इतना वक्त ज़ाया हो जाता है कि वो मॉडिफिकेशन जो है वो वहीं पे रह जाती। तो इस चीज़ को देखते हुए कि ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग बनी हुई है उसी के अंदर जो है टाइम लगाया जाए और मॉडिफिकेशन की जाए और नई से नई चीज़ों को जो है वो सामने लाया जाए। तो बहरहाल ये थोड़ा सा डिटेल था जो कि मैं जावा की लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाह रही थी। तो यहाँ पे हमने एक क्लास जो डिफाइन की है उसके अंदर मेन है, क्योंकि आपको पता है कि मेन मस्ट है जहाँ से आपका प्रोग्राम शुरू होता है। तो आपने यहाँ पे एक ये जो स्कैनर क्लास है ये एक ऑलरेडी जावा की बिल्ट इन क्लास है। और अगर आपको मैं रिवाइज कर दूँ कि जावा में जो है बाय डिफ़ॉल्ट एक क्लास है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आपको अवेलेबल हो जाती है, एंड दैट क्लास इज़ कॉल्ड द ऑब्जेक्ट। कैपिटल ओ से हम लिखते हैं। और आपको पता है कि जावा का जो सिंटैक्स है वो ये है कि तमाम क्लासेस जो है वो कैपिटल अल्फ़ाबेट से शुरू होती हैं और तमाम मेथड जो है वो स्मॉल अल्फ़ाबेट से शुरू होते हैं। तो इसलिए अगर आप जब हम अपनी भी क्लास बनाते हैं तो हम थोड़ा सा ये सिंटैक्स फॉलो करने की कोशिश करते हैं कि हमने क्लास का नाम जो है वो कैपिटल से रखा है और हमने मेथड का नाम जो है वो स्मॉल अल्फ़ाबेट से रखा है, वरना ये ज़रूरी नहीं होता है। तो आपने मेन मेथड लिखा है जिसमें आपने ये जो स्कैनर क्लास है, तो जावा में बाय डिफ़ॉल्ट कुछ क्लासें जो हैं वो इंपोर्ट हो जाती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो ऑब्जेक्ट क्लास है वो इंपोर्ट होती है, जैसे ये स्कैनर क्लास लिखी हुई है हमने कहीं ऊपर इंपोर्ट नहीं की, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको अवेलेबल होती है। क्योंकि जावा का जो बाय डिफ़ॉल्ट जावा डॉट लैंग पैकेज है वो आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट जावा की एप्लीकेशन में, तो ये हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं। अगर आपको थोड़ा सा मैं और रिवाइज़ कर दूँ कि जावा के जिन प्रोग्राम में मेन मेथड लिखा होता है उनको हम जावा की एप्लीकेशन कहते हैं। और ये वो प्रोग्राम्स होते हैं जो आपके सिस्टम पे एग्जीक्यूट होते हैं। और जो जावा की दूसरी कैटेगरी है जिसको हम जावा के एप्लेट्स कहते हैं, उनमें मेन नहीं होता, उसमें एग्जीक्यूशन फंक्शन इनिट होता है या स्टार्ट होता है या पेंट होता है। और वो प्रोग्राम जो होते हैं वो ब्राउज़र में चलते हैं, यानी आपके नेट बेस्ड होते हैं या आप नेट के लिए उनको प्रोग्राम करते हैं। तो चूंकि इस वक्त हम डेटा स्ट्रक्चर कर रहे हैं और हमें फ़िलहाल अभी कोई इंटरनेट के लिए हम नहीं कोई ऐसा प्रोग्राम बना रहे, तो इसलिए आप देखेंगे कि हम डेटा स्ट्रक्चर के कोर्स में जितने भी जावा में प्रोग्राम लिख रहे होंगे हम वो एप्लीकेशन लिख रहे होंगे, यानी कि हमने मेन मेथड के अंदर जो है वो काम करना हो। लेकिन बहरहाल आप एप्लेट्स पे भी काम कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे मेन में जो है जो ऑलरेडी अवेलेबल क्लास है जावा डॉट लैंग पैकेज की, क्योंकि जावा डॉट लैंग पैकेज ऑटोमेटिकली जावा की एप्लीकेशन में आ जाता है, इंपोर्ट हो जाता है। तो उसके अंदर से ये एक क्लास है। और ऑब्जेक्ट क्लास जो मैंने बताई वो आपकी जावा की एप्लीकेशन में के लिए सबसे जो पहली क्लास बनी थी वो ऑब्जेक्ट बनी थी, और सबसे पहला पैकेज जो बना था वो जावा डॉट लैंग बना था। तो ऑब्जेक्ट फॉर द फर्स्ट क्लास फॉर द जावा एप्लीकेशन, इसलिए उसको सुपर क्लास कहते हैं तमाम क्लासेस की, और बाकी क्लासेस जो हैं वो उसी से डिराइव हुई हैं। तो जावा की एप्लीकेशन में जावा डॉट लैंग पैकेज आपका अवेलेबल हो जाता है ऑलरेडी, जिसमें से आपने ये एक स्कैनर क्लास जो है वो यूज़ की है। तो आपने स्कैनर क्लास का एक इनपुट ऑब्जेक्ट बनाया या वेरिएबल बनाया, क्योंकि हम स्कैनर क्लास का नेक्स्ट इंट मेथड यूज़ करेंगे जो कि आपके स्ट्रिंग डेटा को इंट में कन्वर्ट करेगा। ठीक हो गया। तो ये आपने 2 डायमेंशनल एरे बनाया है 3 रोज और 4 कॉलम का, और फिर आपने यूज़र से जो है वो की वैल्यू ली है। 2 डायमेंशनल है तो 2 फॉर लूप्स लगाए हैं, बाहर वाला रोज है अंदर वाला कॉलम है, और आपने ये यूज़र से जो है वो डेटा जो है वो लिया है। ठीक है। और फिर आपने सम मेथड को कॉल किया है, और फिर आपने इन तमाम डेटा को जो है वो सम करके यहाँ से इसका टोटल जो है सम मेथड से वो आपने इसको ये रिटर्न टोटल करके आपने यहाँ पे इसको रिटर्न कर दिया। ठीक हो गया। तो हमने बेसिकली जैसे कहा कि हम जो कॉमन ऑपरेशन किसी डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं वो हमने कौन कौन से पढ़े थे। हमने कहा इंसर्शन कर सकते हैं, डिलीशन कर सकते हैं और ट्रावर्सल कर सकते हैं। अब इसमें जो सर्चिंग और रिट्रीवल लिखा है, बेसिकली ट्रावर्सल मैंने पहले भी बताया था कि ट्रावर्सल का मतलब होता है कि हम डेटा को एटलीस्ट 1 टाइम एक्सेस करें। तो जाहिर है अगर आप सर्चिंग करेंगे तो आप ट्रावर्सल के जरिए ही करेंगे, आप रिट्रीवल करेंगे तो ट्रावर्सल। तो ट्रावर्सल बेसिकली एक मेजर वर्ड है जो कि आपकी सर्चिंग, रिट्रीवल, सॉर्टिंग सबको कवर
कवर कर लेता है, ठीक है। तो ऑल्दो वी कैन अप्लाई कन्वेंशनल ऑपरेशंस, यानी कि हम इन कॉमन ऑपरेशन के अलावा भी एरे के ऊपर ऑपरेशन कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम डेटा स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो हम हर डेटा स्ट्रक्चर में इंसर्शन, डिलीशन और ट्रावर्सल की टाइम कम्प्लेक्सिटी और वो किस तरीके से काम करते हैं उनको हम करेंगे। तो अब हम एरे की उन चीज़ों को देख रहे हैं जिससे हम लिंक लिस्ट की तरफ जाएंगे कि हमें क्यों ज़रूरत पड़ी कि हम लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर की तरफ गए। तो ऑल्दो सर्चिंग, रिट्रीवल एंड ट्रावर्सल ऑफ एन एरे इज एन ईजी जॉब। क्यों ईजी है? क्योंकि एरे में फॉर लूप लगा के आप जो है अपने काम कर लेते हैं। 2 डायमेंशन हो तो दो फॉर लूप लगा लेते हैं, 3 हो तो 3 फॉर लूप, तो ईजी काम है जावा के अंदर। लेकिन इंसर्शन और डिलीशन टाइम कंज्यूमिंग है। वो इस तरह से है कि मैंने आपको एरे के लेक्चर में बताया है कि आपको अगर एरे के शुरू में डेटा पड़ा हुआ और आपने बिल्कुल पहली लोकेशन पे दोबारा इंसर्शन करनी है तो आपको तमाम का तमाम डेटा मूव करना पड़ेगा। इस तरह से डिलीशन के केस में भी, मिडल में भी यही चीज़ होगी। एंड में सिर्फ ये फैसिलिटी है कि अगर आपने एंड में इंसर्शन करनी है या एंड से डिलीशन करनी है तो उसमें फिर आपको डेटा को मूव नहीं करना पड़ता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जनरली रियल लाइफ में आपको मल्टीपल सिचुएशन आती हैं, तो इसलिए जो इंसर्शन और डिलीशन है एरे के अंदर वो इसलिए टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि आपको तमाम का तमाम डेटा जो है वो राइट या लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करना पड़ता है, ठीक है। ये लिखा हुआ है, द एलिमेंट नीड टू बी शिफ्टेड डाउन बिफोर इंसर्शन एंड शिफ्टेड अप आफ्टर डिलीशन। यानी अगर आपने कर दिया है तो आपने डिलीशन के केस में उस ब्लैंक स्पेस को फिल करने के लिए सारा डेटा आपको एक फॉर लूप लगा के ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आपने इंसर्ट करना है तो पहले आपको स्पेस खाली करनी पड़ेगी, नीचे की तरफ डाउन साइड आपको उसको शिफ्ट करना पड़ेगा। और आप तो ये सोचते हैं कि आपने तो सिंपल, आप कहते हैं जी फॉर लूप्स लगा के ये तो कोई इतना हेडेक नहीं है, लेकिन असल हेडेक हो रहा होता है मेमोरी के अंदर। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक नई लोकेशन जो है वो क्रिएट कर रहे हैं और आप डेटा को नीचे शिफ्ट कर रहे हैं तो वो जो एरे की प्रॉपर्टी है कि उसको कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन चाहिए। तो लेट सपोज कि नीचे 4 बाइट्स अवेलेबल ही नहीं है ब्लैंक, तो इसका मतलब ये है कि फिर आप वो एलिमेंट उसमें इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए एरे के अंदर इंसर्शन और डिलीशन जो है वो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। दैट्स वाई एन एरे इज अ सुटेबल स्ट्रक्चर व्हेन अ स्मॉल नंबर ऑफ इंसर्शन एंड डिलीशन आर रिक्वायर्ड बट अ लॉट ऑफ सर्चिंग एंड रिट्रीवल इज नीडेड। यानी इसका मतलब ये है कि आपके पास अगर डेटा स्मॉल फॉर्म में है तो फिर तो इंसर्शन और डिलीशन आप में इतनी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जितना डेटा आपका बड़ा होगा, जो कि रियल लाइफ मैंने पहले बताया कि रियल लाइफ में डेटा बहुत ज़्यादा बड़े फॉर्म में होता है, नहीं ज़्यादा होता है। तो इसलिए अगर कोई ऐसी है कोई रेयर एप्लीकेशन जिसमें आपका डेटा स्मॉल फॉर्म में है तो फिर आप एरे यूज़ कर लें, क्योंकि उस वक्त फिर आपको जो मूवमेंट्स हैं वो कम करनी पड़ेंगी। स्मॉल नंबर ऑफ इंसर्शन एंड डिलीशन जिसमें आपको रिक्वायर्ड हो और डेटा भी आपका जो है वो स्मॉल हो। और लेकिन बेशक उसके अंदर सर्चिंग और रिट्रीवल जो है वो ज़्यादा हो, क्योंकि इसमें सर्चिंग और रिट्रीवल फास्ट होती है एरे के अंदर। क्यों फास्ट होती है? क्योंकि एरे में तमाम डेटा इकट्ठा पड़ा होता है तो उसको किसी और जगह पे नहीं जाना होता, जो कि हम लिंक लिस्ट के केस में जाके देखेंगे कि इस तरह से नहीं होगा। उसमें रिट्रीवल और सर्चिंग जो है वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन इंसर्शन और डिलीशन जो है वो आपका टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा। तो अगेन को दोबारा थोड़ा सा रिवाइज कर लें कि एरे में जो 2 ऑपरेशन इंसर्शन और डिलीशन है वो टाइम कंज्यूमिंग है, और जो सर्चिंग और रिट्रीवल है या ट्रावर्सल है वो इसलिए फास्ट है क्योंकि आपका तमाम का तमाम डेटा जो है वो इकट्ठा पड़ा होता है। और ये हम एक एग्जांपल ले लेते हैं दोबारा एरे की, जिसमें हमने सम निकाल के और फिर उसका क्या निकाला है, एवरेज निकाला है। ठीक हो गया एक। अच्छा, ये जो है ना ये इस तरीके के लिखने को सीडो कोड कहते हैं। ये आपने सीडो कोड से एक एल्गोरिथम लिखा है जो कि एवरेज फाइंड कर रहा है एरे के एलिमेंट्स की। नाउ इसमें हमने इस चीज़ पे फोकस नहीं करना कि हम एवरेज कैसे फाइंड आउट करें, हमने ये तरीका देखना है कि किस तरीके से हम एक एल्गोरिथम को सीडो कोड में लिखते हैं ताकि फिर हम इसको किसी लैंग्वेज में जो है वो इजीली कन्वर्ट कर सकें। तो एल्गोरिथम का नाम है एवरेज एरे, और हम इसको एक एरे पास करेंगे जिसके टोटल साइज पास करेंगे। उसका पर्पस क्या है? फाइंड द एवरेज वैल्यू। और इसमें हमारी प्री का मतलब ये है कि हमने एग्जीक्यूशन से पहले इसको क्या दिया है, गिवन द एरे एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। और पोस्ट जो है हमने इसको बाद में इसको कुछ दिया नहीं, इसने हमें आउटपुट दे दिया। ठीक है। और रिटर्न हमें क्या कर रहा है, एक एवरेज वैल्यू। और हम क्या करते हैं, एक सम वेरिएबल है जिसको 0.0 पे इनिशियलाइज करते हैं। अब ये देखिए इक्वल टू नहीं लिखा हुआ, एरो का निशान है, यानी सम को हम 0.0 पे इनिशियलाइज करते हैं। आई की वैल्यू 1 होती है और जब तक वाइल लूप लेस देन इक्वल टू n है आप सम करते हैं और आई को इंक्रीज करते हैं और फिर आप एवरेज निकाल के उसको रिटर्न करते हैं। अब ये इसमें कोई ये किसी
लैंग्वेज में नहीं लिखा हुआ, ये इसको सीडो कोड कहते हैं। और ये कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल भी नहीं होता, आप इसमें कुछ चेंजेस भी अपनी मर्जी से कर सकते हैं। यानी कहने का मकसद ये कि इसमें जो ये आपका पूरा एल्गोरिथम होता है जो कि यहाँ से शुरू हो रहा है, ये सम से लेकर रिटर्न एवरेज तक, ये इंग्लिश में नहीं लिखा होगा जैसे कि आप स्टेप्स लिख लेते हैं, बल्कि इसको आपको इस तरह से एक कोड की फॉर्म में, जिसको सुडो कोड कहते हैं, उस तरह से आपको लिखना होगा। ये हमें कहाँ रिक्वायर्ड होगा? जब हम एल्गोरिथम्स की टाइम कम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करेंगे तो फिर हमें उधर जो है इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए जी, अब हम आ जाते हैं एक कंपैरिजन की तरफ, ताकि हम लिंक लिस्ट की तरफ मूव कर सकें। तो हमने एरेज में ये देखा कि एरे में रीसाइजिंग इसलिए एक्सपेंसिव है क्योंकि आप हो सकता है मेमोरी अवेलेबल ना हो आगे नीचे कंडक्टिव, तो आप फिर उसको रीसाइज नहीं कर सकते, एक रीज़न। दूसरी रीज़न ये है कि आपने एरे जब सर आपने लिखा इंट ए 100, तो आपने 100 का एरे जो है वो डिक्लेयर कर दिया है और वो कंपाइल टाइम पे उसको इतनी जगह मिल गई है, और दरमियान में कंप्यूटर के प्रोग्राम के अंदर अगर आप उसका साइज़ चेंज करना चाहें तो फिर आप वो नहीं चेंज कर सकते, उसके लिए फिर आपको डायनामिक एरे बनाना चाहिए। तो फिलहाल आप कहते हैं कि जो एरे का साइज़ फिक्स होता है और रीसाइजिंग जो है वो हमें थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ती, जबकि लिंक लिस्ट के केस में हम ये ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसको हम पहले से नहीं बताते कंपाइल टाइम के वक्त कि हमें कितने एलिमेंट्स की लिंक लिस्ट जो है वो रिक्वायर्ड है। जैसे जैसे हमारे पास डेटा आता है वैसे वैसे हम अपनी लिंक लिस्ट क्रिएट करते रहते हैं। और जिस तरह एरे में इंसर्शन और डिलीशन इनएफिशिएंट है क्योंकि एलिमेंट शिफ्ट करते हैं, तो लिंक लिस्ट में ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। आप बगैर अपने राइट और लेफ्ट डेटा को छेड़े बगैर आप जो है वो इंसर्शन और डिलीशन कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो है एरे में चूंकि आप किसी भी इंडेक्स से, यानी आपने 5th लोकेशन पे जाना है, 6 पे जाना है या किसी और पे, तो आप डायरेक्ट इंडेक्स दे के आप इसमें जा सकते हैं। एरे में ये एडवांटेज है। ठीक है, लेकिन लिंक लिस्ट में जो है वो ऐसा नहीं है, बल्कि आपको फर्स्ट जो है वो नोड से शुरू करना पड़ता है। तो इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर ऑपरेशन रिक्वायरिंग एक्सेसिव एलिमेंट बाय इंडेक्स सच एज सॉर्टिंग, यानी इसमें हम इंडेक्स नहीं यूज़ करते जैसे हम एरे में करते हैं। ठीक है, यानी कि आपने एरे का नाम अगर माई लिस्ट है तो आप लिखते हैं माई लिस्ट और ब्रैकेट में लिखते हैं 5, तो आप डायरेक्टली 5th लोकेशन पे चले जाते हैं। लिंक लिस्ट के केस में ऐसा नहीं है। ठीक हो गया, इसमें हमें फर्स्ट एलिमेंट से जाना पड़ता है, लेकिन फिर आगे इसकी हम आगे वेराइटीज देखेंगे कि हम इस चीज़ को किस तरह से ओवरकम करेंगे। ठीक है, अच्छा, अगर तो एरे की आप फुल मेमोरी यूज़ कर लें तो आप कहते हैं मेमोरी वेस्ट नहीं है, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई आया है, उसने कहा मेरे स्कूल के लिए आप बना दें, तो आप उसमें लेट्स सपोज आपने जो है एक एरे बना दिया है, लेट्स सपोज 10,000 का, कि जो अगले 5 साल में 10,000 बच्चे तो हो जाएंगे, लेकिन अगर वो ना हुए तो इसका मतलब ये है कि आपकी मेमोरी जो है वो वेस्ट हो गई है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह लिंक लिस्ट में सिर्फ मेमोरीज एलोकेटेड डायनामिकली अकॉर्डिंग टू आवर नीड, यानी जैसे जैसे कोई स्टूडेंट आता जाएगा वैसे वैसे वो उसका जो है ना वो वेरिएबल क्रिएट करते रहेंगे लिंक लिस्ट में। तो इसका मतलब है कोई भी सिंगल वेस्टेज ऑफ मेमोरी जो है वो लिंक लिस्ट में नहीं होती है। ठीक है, अच्छा, और एक और फ़ायदा क्या है एरे का भी हमने कहा कि चूंकि ये सिक्वेंशियल एक्सेस में कंटिगस मेमोरी लोकेशन होती है तो ये फास्टर होता है, जबकि लिंक लिस्ट में इसलिए स्लो होता है क्योंकि आपका लिंक लिस्ट में हर डेटा जो है वो आपका अलग अलग मेमोरी के अलग अलग बाइट्स में पड़ा होता है। समझ आ गई ये बात? यानी ओवरऑल अगर मैं इन दोनों का हम कंपैरिजन करें तो हम ये कहते हैं कि एरे जो है उसके साइज़ को एक दफ़ा डिक्लेयर करके प्रोग्राम के अंदर उसको चेंज करना पॉसिबल नहीं होता, जबकि लिंक लिस्ट में हम पहले से कंपाइलर को बताते ही नहीं है, और जैसे जैसे हमारे पास डेटा आता जाता है वैसे वैसे हम मेमोरी क्रिएट करके डेटा इंसर्ट करते रहते हैं। हम कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस जो है वो पहले से रिजर्व नहीं करते। ठीक है, और एरे में इंसर्शन डिलीशन में मूवमेंट रिक्वायर्ड है, लिंक लिस्ट में नहीं है, क्योंकि जहाँ आपको डेटा इंसर्ट करना होता है सिर्फ आपने बस एक या दो पॉइंटर्स को, जो उसके पीछे वाला है उसको उसका एड्रेस देना होता है, तो पॉइंटर सिर्फ आपने एक दो अपडेट करने होते हैं, अदरवाइज रेस्ट ऑफ द डेटा को आप बिल्कुल भी किसी तरीके से शिफ्ट नहीं करते हैं, जो कि एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है एरे के अंदर। ठीक है, और फिर जैसे कहा कि एडवांटेज इसकी ये है कि आप रैंडमली किसी भी इंडेक्स पे जा सकते हैं, लेकिन लिंक लिस्ट में नहीं जा सकते। मगर ये कोई इतनी बड़ी इसकी डिसएडवांटेज इसलिए नहीं है कि फिर इसमें और उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं जिसके ज़रिए आप इस चीज़ को कवर अप कर लेते हैं। ठीक है,
और वेस्टेज ऑफ मेमोरी जो कि एरे के अंदर है वो बहुत बिल्कुल भी यानी कि लिंक्ड लिस्ट के अंदर नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा जो है प्लस पॉइंट है लिंक्ड लिस्ट का, ठीक है। और रिट्रीवल के लिए जैसे हम कहते हैं कि सिक्वेंशियल एक्सेस फास्टर होती है, लेकिन अब इतने फास्ट प्रोसेसर्स हो गए हैं कि ये चीज़ अब इतनी कोई मायने नहीं रखती कि अगर कंटिगस मेमोरी लोकेशन है तो वो फास्टर होगा, और जो कंटिगस नहीं है तो वो जो है वो नहीं होगा, क्योंकि प्रोसेसर्स हैव बिकम वेरी फास्ट। तो इसलिए अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें तो ये समझ आता है कि एरे से कंपैरेटिवली लिंक लिस्ट जो है वो अ बेटर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। अब मैं बार बार लीनियर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि लिंक लिस्ट को भी हम आगे जाके आप देखेंगे कि लिंक लिस्ट को भी जब आप ड्रॉ करते हैं तो एक लाइन के अंदर आप जो है मतलब इसको ड्रॉ कर रहे होते हैं, ठीक है।